नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? देखिए, एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 में लॉ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, जब तक आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे। और मैं वही टॉपिक को कवर करूंगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में डेफिनेशन पार्ट को याद करेंगे, वो भी एक बढ़िया कहानी के साथ में और ट्रिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आ जाइए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को हमने एक यहां पर चित्र बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक बैलगाड़ी है। ठीक है, हमने अंतरराष्ट्रीय विधि एक बैलगाड़ी की तरह है, हमने इसको एक बैलगाड़ी मान लिया है। ठीक है, बैलगाड़ी में क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैलगाड़ी में दो बैल हैं। ठीक है, दो बैल हैं, यानी कि हमने बैल को जो है दो राज्य मान लिया है। ठीक है, हम अंतरराष्ट्रीय विधि में कंट्री नहीं कहेंगे, नेशन नहीं कहेंगे, बल्कि स्टेट कहेंगे। ये मान लीजिए आपका जो है, ये जो बैल है ये इंडिया है। ठीक है, ये एक इंडिया है। और दूसरा जो बैल है, मान के चलिए इसको हम अमेरिका मान लें, ये अमेरिका है। ठीक है, दो राज्य हैं। ठीक है, इस बैलगाड़ी में दो बैल हैं। ठीक है, तो आपको शायद समझ आ गया होगा, दो स्टेट है, एक इंडिया है, एक यूएस है। उसके बाद में केवल बैल होने से नहीं होता। बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी के दो चक्का होता है, दो पहिया होता है। उसको हम लोग जो है कानून मान लें, लॉ मान लें या विधि मान लें। इसको हमने जो है दो विधि, यानी कि इंडिया के बैल के तरफ का एक पहिया है और दूसरा अमेरिका के तरफ का भी एक पहिया है, एक चक्का है। ठीक है, एक व्हील है। तो यहां पर जो है आपको समझिएगा, उसको हम लोग जो है मान के चलते हैं कि वो एक प्रकार के कस्टम है, प्रथा है, और एक दूसरा जो है संधि है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? दो पहिया, एक कस्टम यानी कि प्रथा, एक ट्रीटी यानी कि संधि, उसको ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है, यहां पर जो है मैंने समझा दिया है, बैल यानी कि दो राज्य तभी आगे बढ़ सकते थे जब दोनों पहिए सही चलते और संतुलन बनाए रखते। आपको देखिएगा, यदि मान लीजिए एक बैल अपने तरफ खींचेगा, दूसरा बैल अपने तरफ खींचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो जो गाड़ी है वो ठीक से नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो बैलेंस बना के चलाना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो चलेगा। यदि दोनों पहिए ठीक से चलेंगे, ठीक है, तो समझिएगा वो बैलगाड़ी जो है संतुलित होकर चलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण के माध्यम से हम जो है समझने की कोशिश किया है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वास्तव में होता क्या है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, हमने एक कहानी बना दिया। दो शक्तिशाली बैल थे, दो शक्तिशाली बैल थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। ठीक है, ऐसे ही एक का नाम राज्य वन, हमने इसको नाम दिया है राज्य वन, और दूसरे का नाम राज्य टू। आप इसको कोई भी देश को राज्य वन में, स्टेट वन में, स्टेट टू में रख सकते हो। ठीक है, दोनों को एक साथ जोड़कर, ठीक है, एक बैलगाड़ी बनाई गई थी। इस बैलगाड़ी का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा। इस गाड़ी का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति से, नियमों के अनुसार आगे बढ़ना, शांति और सुरक्षा, शांति भी चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेट ने एक बैलगाड़ी बनाया, ठीक है, और यहां पर चलना प्रारंभ किया, तो उसका उद्देश्य क्या था? शांति से चले।
ये जो गाड़ी है शांति से चले और कुछ नियम से चले, नियमों का पालन करना जरूरी था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते चलो दोस्तों, हमको क्या याद करना है? ठीक है, हमको याद करना है डेफिनेशन को, डेफिनेशन को याद करना है। और कोई चीज पूछा है ये किसके डेफिनेशन में आता है उसको याद करेंगे। तो हमने सबसे पहला जो है ओपेनहाइम को लेते हैं। ओपेनहाइम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि वो ओपेनहाइम क्या चाहता था, किस तरह का व्यक्तित्व था। ठीक है, पहला डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन, दो डेफिनेशन दिया था उन्होंने। एक डेफिनेशन दिया था जिसको अमेंडमेंट करके जो है सेकंड डेफिनेशन दिया। पहला डेफिनेशन बहुत विवादित था, इसलिए उनको जो है अमेंडमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बारे में आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हो। चलिए, ओपेनहाइम की परिभाषा के अनुसार यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बैल यानी कि राज्य सभ्य सिविलाइज्ड थे। सिविलाइज्ड का होना बहुत जरूरी, सभ्य राज्य होना जरूरी है। ये कहता है कि दो जो राज्य हैं वो सभ्य होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना जो है सभ्य नहीं है, ठीक है, सिविलाइज्ड नहीं है। यानी कि दोनों अपने अपने मुद्दों को जो है वो अपने तरफ मोड़ के रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विधि में कहता है कि दो राज्य जो होंगे कम से कम, दोनों राज्य कम से कम सिविलाइज्ड होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। सबसे पहली बात कहते थे। वे जानते थे कि बैलगाड़ी को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए। बैलगाड़ी को चलाना है तो कुछ नियम बनाना पड़ेगा। नियम में क्या नियम, कौन सा नियम? तो उन्होंने दो प्रकार का नियम बताया, एक कस्टम और दूसरा टीटी, संधि। यानी कि प्रथा और संधि जरूरी था। यानी कि दोनों बैलगाड़ी आपस में ये वार्तालाप करेंगे, नियम बनाएंगे कि हमें जहां चलना है दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है। यानी कि जो प्रथा है, प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने संधि किया हुआ है उसके अनुसार से, उस नियम के अनुसार से चलना है। यहां पर नियम से तात्पर्य, अंतरराष्ट्रीय नियम से तात्पर्य हमारा ओपेनहाइम कहता है कि दो चीजें, दो पहिया है ना, एक पहिया जो है कस्टम है, दूसरा पहिया जो है टीटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओपेनहाइम जो है दो बातें क्या कहा कि दोनों राज्य सभ्य होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए, और उस बैलगाड़ी को चलने के लिए एक नियम का होना बहुत जरूरी है। नियम के अंतर्गत जो है, हम यदि नियम की बात कर रहे हैं, यदि हम पहिया की बात कर रहे हैं, दो पहिया है तो दो नियम है। एक नियम कस्टम है, दूसरा जो है टीटी है। कस्टम अपने आप प्राप्त हुआ है और टीटी को जो है बनाया गया है। यानी कि एक पहले से प्रथा चली आ रही है और उसके अलावा जो है कुछ दोनों राज्य मिलकर जो है टीटी किया हुआ है, यानी कि संधि किया हुआ है। तो दोनों के हिसाब से चलना है। ठीक है, एक लेफ्ट पहिया मान लीजिए, आपने जो है लेफ्ट पहिया को कस्टम मान लें और दूसरे पहिया को आप जो है टीटी मान लें, और ये दोनों के हिसाब से जो बैल है, दोनों बैल हैं, आगे बढ़ेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? शांति से चलना है, समन्वय बनाकर चलना है, तब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। फिर तीसरा बात करता है, इन नियमों को दोनों ने स्वीकार किया था। ठीक है, दोनों राज्य जो है, दोनों बैल जो है, ये जो नियम है प्रथा और टीटी दोनों तरफ की, उन्होंने स्वीकार किया है। तब ऐसी स्थिति में बांधने वाली यानी कि बाइंडिंग समझा था, यानी कि वो एक बाइंडिंग होना चाहिए। ओपेनहाइम ने क्या कहा? देखिए, अब तो शायद ओपेनहाइम का डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। अंतरराष्ट्रीय विधि, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि जो है लॉ ऑफ नेशन है। अंतरराष्ट्रीय विधि को पहले जो है लॉ ऑफ नेशन कहते थे, बाद में बेंथम ने जो है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ शब्द दिया, इंटरनेशनल लॉ शब्द दिया, नहीं तो लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रों का विधि, राष्ट्रों का विधि अंतरराष्ट्रीय विधि है। ओपेनहाइम ने लॉ ऑफ नेशन शब्द का प्रयोग किया है और फिर कहता है कि दोनों राज्य
दो राज्य कम से कम सभ्य होना चाहिए और वो दोनों सभ्य राज्य के बीच में नियम कुछ होना चाहिए। वो नियम क्या होना चाहिए? प्रथा होना चाहिए और दूसरा जो है टीटी होना चाहिए। फिर कहता है कि ये जो प्रथा और टीटी है दोनों राज्यों ने स्वीकार किया होना चाहिए और जब वो स्वीकार कर लिया है तो वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग होगा यानी कि उस प्रथा को और उस टीटी को मानने के लिए वो बाध्य होना चाहिए। तभी जाकर जो है ये जो अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार से दोनों राज्य परस्पर संबंध स्थापित करके शांतिपूर्वक, ठीक है, जो भी उद्देश्य होगा दोनों राज्यों का वो पूरा कर सकेगा। ये ओपेनहाइमर का डेफिनेशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप ओपेनहाइमर के डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे किताब में या गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया है। चलिए आते हैं दूसरे चीज को हम देखते हैं। दूसरे के डेफिनेशन को हम देखेंगे। ये ब्रायरेली का डेफिनेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। ब्रायरेली कहते हैं इसको जो है, ठीक है। तो ये ब्रायरेली जो है क्या कहता है? अब हमको ओपेनहाइमर का तो समझ में आ गया, ब्रायरेली क्या कहता है? ब्रायरेली कहता है, ठीक है, यह बैलगाड़ी एक कार्य सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन से चलती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कि जो भी दोनों बैलगाड़ी को चलने के लिए केवल नियम कानून बना लेने से नहीं होगा कि कहीं पर जो है गड्ढा होगा, कहीं ब्रेकर होगा कि नहीं होगा। बैलगाड़ी जब सड़क पर चलती है केवल जो है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे तो नहीं चलेगी। कई बार जो है आपका जो है उबड़ खाबड़ रास्ता पर भी उनको चलना होगा, गांव और शहर के बीच चलना होगा, कच्चा मार्ग में भी चलना होगा। उसको अपना एक जो है क्या करना पड़ेगा? कार्य पद्धति बनाना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन यानी कि ब्रेकर आएगा तो धीरे धीरे हम जो है चलेंगे और जब सपाट होगा और ट्रैफिक नहीं होगा थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। बैलगाड़ी का काम तो यही है, गाड़ी का काम यही है। तो यहां पर जो है ब्रायरेली कहता है कि इस बैलगाड़ी को चलाने के लिए यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? हमके पास प्रिंसिपल ऑफ एक्शन का होना जरूरी है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन से चलती है। यानी सिर्फ नियम नहीं चाहिए, केवल नियम नहीं चाहिए। आपके पास में प्रथा है, पहले कैसे चलते थे या मालिक ने अभी अभी बताया कि कैसे चलना है, इतना नहीं चाहिए। केवल नियम होने से काम नहीं चलता, बल्कि यह भी जरूरी है कि कैसे व्यवहार किया जाए। व्यवहार यानी कि दो राष्ट्र कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मधुर संबंध है या मधुर संबंध नहीं है या खटास है। तो ऐसे स्थिति में ब्रायरेली कहता है कि सबसे पहली बात बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन से चलती है और इसके लिए नियम तो चाहिए, नियम भी जरूरी है। इसके अलावा जो है उसका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे पति पत्नी है या भाई भाई है या भाई बहन है या दो क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो दोनों क्लोज फ्रेंड बनाना बहुत आसान है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। दोस्ती को संभालना कठिन होता है कि नहीं होता है, उसके साथ में व्यवहार करना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए ब्रायरेली कहता है कि दो राज्यों के बीच में जो उनकी जो व्यवहार होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। व्यवहार अच्छा व्यवहार है तो खराब चीजें भी चल जाएगा। जैसे दो दोस्त होते हैं तो थोड़ा सा मार भी दिया, प्यार से मार दिया, तो उसको हम मार नहीं कहते हैं। लेकिन जब दो दुश्मनी होता है तो केवल दूसरे को छू देने मात्र से वो मार हो जाता है। तो ये जो व्यवहार है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायरेली क्या कहा? दो चक्के की बात कहा, इसमें भी दो पहिया बताया कि एक पहिया में जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन का होना चाहिए और दूसरा पहिया में वो व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। व्यवहार, ठीक है। तो यहां पर जो है यह भी जरूरी है कि कैसे व्यवहार किया जाए, यानी कि दो चक्के में अब जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रख दिया और दूसरा जो है व्यवहार को रख दिया, उसके बिहेवियर को रख दिया, उसके बिजनेस को रख दिया, उसके कंडक्ट को रख दिया। रूल ऑफ कंडक्ट है बोलता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका करना है रूल्स ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, यानी कि ब्रायरेली की डेफिनेशन में
कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें आपको दिखाई देगा ब्रायरली के डेफिनेशन में, इंटरनेशनल लॉ में। देखो, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। यहां पर ग्रे और केल्सन ने क्या कहा, ग्रे क्या करता है, केल्सन क्या करता है, दोनों की धारणा एक ही है, इसलिए हमने एक साथ लिया हुआ है, तो इसको आप कुछ समझिएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया, दो चीजें समझ में आ गया कि एक चक्का एक पहिया जो है आपका कस्टम है, दूसरा पहिया जो है आपका जो है टीटी है, और वो दोनों एक प्रकार के नियम है। अब ये कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, कार्य पद्धति का होना जरूरी है, और फिर उसका व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों बैल को एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। समन्वय, कभी लेफ्ट की तरफ जाएगा, कभी राइट की तरफ जाएगा, तभी जाकर बैलेंस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं अपने अपने तरफ के खींचेंगे, एक समन्वय बनाना पड़ेगा, समन्वय का जरूरी है। ठीक है, दोनों राज्य समन्वय बनाकर चलेंगे तो स्वाभाविक बात, कभी कई बार जो है आपने देखा होगा पति पत्नी लड़ते हैं, या प्रेमी प्रेमिका लड़ते हैं, या दो दोस्त लड़ते हैं, तो मान लीजिए किसी एक दोस्त रूठा हुआ है, तो दूसरा दोस्त उसको मनाएगा, मनाते हैं। दूसरा दोस्त रूठ गया है तो आप जो है पहला दोस्त दूसरे दोस्त को जो है, जो जिस बात से रूठा हुआ है वो मनाते हैं। कई बार एक पक्ष दूसरे पक्ष को सॉरी मात्र बोल देने से वो काम निपट जाता है, केवल सॉरी बोल देने मात्र से। तो इसलिए दोनों राज्यों के बीच में समन्वय का होना बहुत जरूरी है। कौन कहता है, केल्सन और ग्रे कहता है। यानी कि नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है, नियम हमने क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि जो अंतरराष्ट्रीय विधि संचालित हो दोनों राज्यों के बीच में, और दोनों राज्य में सही समन्वय बनाए रखा जाए। सही समन्वय बनाए रखने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण किया है। ठीक है, यहां पर जो है ग्रे और केल्सन जो है स्पष्ट रूप से बोल दिए कि सभी समन्वय बनाए रखना है। यानी कि वो जो नियम्स बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा रोल है। कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, दोनों राज्य कानून के माध्यम से समन्वय स्थापित करें। अब आते हैं स्ट्रेक का डेफिनेशन ज्यादातर पूछा जाता है, स्ट्रेक का डेफिनेशन पूछा जाता है। देखिएगा, बैलगाड़ी में अब नए यात्री भी आ गए हैं। अब यहां पर जो है दो दोस्त के अलावा एक तीसरा दोस्त भी आपके साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त केवल दोनों ही नहीं चलेंगे उस पहिए में, अब एक तीसरा यात्री भी आ गया है, तीसरा यात्री। ठीक है, यानी कि वो तीसरा यात्री जो है इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, या इंडिविजुअल है। ठीक है, वो जो तीसरा यात्री है, तीसरा यात्री कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, समझ आया स्ट्रेक क्या करता है कि ये जो नियम चलती है, ठीक है, दो राज्यों के बीच में जो नियम चलती है, एक तीसरा पक्षकार भी होता है जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं या इंडिविजुअल पर्सन कहते हैं, वो आपके साथ में जोड़ता है। ठीक है, यानी कि इसलिए अब बैल सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये दो बैल जो हैं, दो राज्य हैं, केवल अपने अपने भलाई नहीं चाहता, अब तो ये चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग, अन्य देश के लोगों का भी भलाई हो, ये स्ट्रेक का कहना है। ठीक है, समझ आया मेरी बात जो है, क्या करना है, इन्होंने कहा कि सही समन्वय बनाकर चलिए। ये कहता है कि भैया ऐसा नहीं कि हम ही दो लोग जो है, दो राज्य जो है यहां पर जो है अमेरिका और भारत के अलावा अन्य राज्यों को भी लेकर चलना है। उसमें कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, संस्थाएं हो सकता है, या व्यक्तिगत हो सकता है। तो इसलिए यहां पर जो है स्ट्रेक के डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात जो है, ये शब्दावली जो है आपको आएगा। अब यहां पर देखिएगा, फेनविक और व्हाइटमैन, इसका डेफिनेशन कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन पूछ सकता है, याद रखिएगा।
आज के आधुनिक समय का ये डेफिनेशन है, आधुनिक समय का। अंतरराष्ट्रीय विधि को आधुनिकता में देखें तो कैसे दिखेगा, मॉडर्न पीरियड में देखते हैं तो कैसे समझ में आता है। तो यहां पर फैनविक और व्हाइटमैन बताते हैं कि समय के साथ बैलगाड़ी बदलती रहती है, समय के साथ में बैलगाड़ी बदलती रहती है। अब नए रास्ते, नए नियम, नए संस्थाएं भी जुड़ रही है। यानी कि वो जो कस्टम और टीटी है, जो दो पहिया है, उसमें संशोधन हो रहा है। यानी कि समय काल परिस्थिति के अनुसार से वो बदलता जा रहा है। इसका कहना है कि यहां पर नए रास्ते से हमारा क्या तात्पर्य है, जो उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय विधि का जो उद्देश्य है वो बदल रहे हैं। नए नियम, नए संस्थाएं भी इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहिए में बदलाव आ रहा है, पहिया बदलाव आ रहा है। बैलगाड़ी के जगह पर अब जो है मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी अपना जगह ले रहा है। ठीक है, अब पहिया तो रहेगा, बिना पहिया के तो चलेगा नहीं, बिना नियम प्रक्रिया के कैसे चलेगा। लेकिन बैलगाड़ी की जगह पर अब जो है वहां पर कोई मशीन लगा देंगे जो पेट्रोल से चलेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये फैनविक और व्हाइटमैन कहता है कि बदलते रहता है, बदलता, डायनेमिक है। इंटरनेशनल लॉ इज ए डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि वो परिवर्तनशील है, नियम कानून बदलेंगे। ठीक है, प्रक्रियाएं बदलेगा, नए नए संस्थाएं उसमें जुड़ेंगे। केवल दो राज्य के साथ में केवल व्यवहार नहीं होगा। कहा कि कोई इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल जुड़ेगा, तो ये कहता है कि कई इंस्टीट्यूशन जुड़ेंगे, कई इंस्टीट्यूशन जो है। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां पर देखेंगे ये चार्ल्स बर्गर, ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये वाला और ये वाला दोनों चीजों को आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ये है। बैलगाड़ी में वे इकाइयां भी आ सकती है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व, इंटरनेशनल पर्सनालिटी मिला हो, जैसे विशेष संगठनों को भी जोड़ना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व, कई इकाइयों को आपको जोड़ना है। केवल बैलगाड़ी जो है यात्रियों को नहीं लेगा, अब माल भी ढोएगा, माल भी। ठीक है, माल भी, उसमें सामान भी रखा जाएगा, आदमी भी आएंगे, साथ ही साथ क्या आएगा, सामान को भी लद कर ले जाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व, इंटरनेशनल पर्सनालिटी जिनको भी मिला हुआ है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित जिनका भी हुआ है, उन सब को साथ में लेकर चलेंगे, उन सब को भी जोड़ना है। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो कि हम अंतरराष्ट्रीय विधि को कैसे याद करें। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बार बार आता है भाई, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि के डेफिनेशन से संबंधित कोई केस है क्या, केस भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको केस पूछा, तो हमेशा आपको ध्यान देना है क्वीन वर्सेस केन का केस, याद रखिएगा, क्वीन वर्सेस केन का केस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद रखना है। ये इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन को बताता है, इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन। यह बैलगाड़ी उन प्रथाओं यानी कि यूसेज का संग्रह है, अब रूढ़ियों का संग्रह कहता है, ये यूसेज को मानता है, यूसेज की बात करता है। ठीक है, रूढ़ियों की बात करता है, जिनको दोनों बैलों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया और पालन करने के लिए वचन दिया है। उन्होंने ये जो रूढ़ियां है, जो यूसेज है, ठीक है, दोनों राज्यों ने उसको स्वीकार किया है, उसमें वचन दिया हुआ है कि हम इसका पालन करेंगे। यानी बैल जब चलते हैं तो सिर्फ अपने मन से नहीं चलते, बल्कि उन नियमों से बंधे होते हैं जिन्होंने उन्हें सहमति से चुना है। अपने मन माफिक नहीं चलेगा, जो सहमति दे रखा है, जो वचन दे रखा है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे वो वचन या जो आपने सहमति दिया है भविष्य में
कठिनाइयां प्रदान करे, तब भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सहमति से अपनाए गए व्यवहारों का संग्रह है। ये है डेफिनेशन एक्चुअली। सहमति से अपनाए गए व्यवहारों यानी कि यूसेजेस का संग्रह है, रूढ़ियों का संग्रह है। रूढ़ियां मतलब व्यवहार होता है, व्यवहारों का संग्रह है। ये केस जो है जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसको आपको हाईलाइट करके रखना है। मुझे लगता है डेफिनेशन में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। जितना मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है, यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। और आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं लॉ सब्जेक्ट को जून 2025 में जो होना वाला है, अभी 15 मई से मेरा छुट्टी जब हो जाएगा, 1 महीने का छुट्टी होगा, ठीक है। 15 मई से लेकर 15 जून तक जो है पूरे 10 मिनट का लॉ का जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया। आप ये नोट्स भी मिल सकता है आपको, मेरे साथ में जुड़े, ठीक है। मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको कभी निराश होना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 9131922789 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें किसी ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, आप मुझसे संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल वाल मत कीजिएगा प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।